आज हम चैप्टर नंबर 2 से टॉर्क का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉर्क, जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, और टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय मोमेंटम। तो इसके लिए कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है। लेट्स से जी हमारे पास एक रॉड है और ये एक पॉइंट से पिवटेड है, मतलब इस पॉइंट O के अराउंड ये रॉड क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज F। तो अब हम मोमेंट आर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंट आर्म क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट। अब व्हाट इज मेंट बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? वो लाइन जिसकी डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करती है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके पिवट पॉइंट तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं मोमेंट आर्म। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मैं टॉर्क की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखूंगा। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म इस केस में O, और लेट्स से अगर इस पॉइंट को P का नाम दे दें तो मोमेंट आर्म बन जाएगा OP। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। इसके साथ ही जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टॉर्क को डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ये आर मोमेंट आर्म नहीं है, यहां पर ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस स्केलर होता है। आर बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स। तो यहां पे इस बात को हमेशा याद रखना है कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करें, ये आएगा जी आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि बेसिकली टॉर्क की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पर आर एफ साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और इसी तरह से एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि टॉर्क की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड की जाए। तो टॉर्क की डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल टॉर्क की डायरेक्शन किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर आर और एक है वेक्टर एफ। तो ये उनके दरमियान एंगल थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर आर को दाएं हाथ की उंगलियों से रोटेट करके मुझे वेक्टर एफ तक ले जाना पड़ेगा थ्रू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर वेक्टर आर को वेक्टर एफ की तरफ लेके जाएं थ्रू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल, तो जो इरेक्ट थंब होगा ये बेसिकली टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब टॉर्क की डायरेक्शन को मैं 3D व्यू में यहां पर तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टॉर्क की डायरेक्शन इस तरीके से शो कर दूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि आर क्रॉस एफ से जो टॉर्क की डायरेक्शन आई वो ये है। ये भी कहना बेहतर है कि ये जो टॉर्क है बेसिकली ये आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन है। अगर यहीं पे मैंने एफ क्रॉस आर को फाइंड आउट करना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे वेक्टर एफ को आर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। तो जब वेक्टर आर को एफ की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जब एफ क्रॉस आर करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन ये आएगी। अब मैं इसे यहां तो ड्रॉ नहीं कर सकता 3D में, तो मैं क्या करूंगा,
मैं इसकी डायरेक्शन को डाउनवर्ड ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मेरे पास जी डायरेक्शन है बेसिकली एफ क्रॉस आर की। अब यहां से एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर क्रॉस एफ एंड एफ क्रॉस आर। तो इस डायग्राम से ये क्लियर है कि आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर के दरमियान जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टॉर्क एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। तो अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेसिक फॉर्मूला से। एज वी नो टॉर्क इज F इंटू L। तो यहां से जिसके यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन मीटर। और अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, ये बेसिकली बनेंगे m l स्क्वायर t माइनस 2। अब टॉर्क की डिपेंडेंस किस बात पर है, ये बात हमें यहां से क्लियरली नजर आ रही है इस फॉर्मूला से। अगर हम देखें कि टॉर्क मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, टॉर्क अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, और टॉर्क डिपेंड करता है एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। अब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क इन ए रिजिड बॉडी। अगर एक रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही हो तो उसका टॉर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और इस पॉइंट पे ये रिजिड बॉडी क्या है, पॉइंट ओ पे पिवटेड है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, दिस इज अप्लाइड फोर्स एफ। ठीक है जी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट को मैंने विद रिस्पेक्ट टू ओ लोकेट कर दिया बाय ए पोजीशन वेक्टर दैट इज आर। तो इस केस में अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एंगल थीटा। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक कंपोनेंट बनेगा जी एफ कॉज ऑफ थीटा और एक कंपोनेंट होगा एफ साइन ऑफ थीटा। सॉरी। तो वो कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इफेक्टिव है टॉर्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए। एफ कॉज ऑफ थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन पिवट पॉइंट से पास कर रही है, एज यू सी। तो एफ कॉज ऑफ थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसकी वजह से मोमेंट आर्म जीरो है। तो फोर्स का वो कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू आर। अगर मैं क्या करूं, फोर्स एफ को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की बजाय वेक्टर आर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो उस तरह से भी मैं टॉर्क निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल अब हम आर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। थीटा के बिल्कुल सामने हमें 90 डिग्री मिलेगा और वो लेंथ जहां पे हमें थीटा के सामने 90 डिग्री मिल जाए वो कॉज वाला कंपोनेंट होता है। तो ये कंपोनेंट होगा आर कॉज ऑफ थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा आर साइन ऑफ थीटा। तो अब इस केस में आर का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आई कैन राइट टॉ इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। अब अक्सर यह कहा जाता है कि टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स। इस बात को हम एक बड़े सिंपल वे में इस तरह से समझेंगे। लेट्स सपोज दैट मैं यहां पे दो रिलेशन लिखता हूं। एक रिलेशन है जी एफ इज इक्वल टू एम ए और एक रिलेशन है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। जिस तरह से कहा जाता है कि लीनियर मोशन में फोर्स का काम होता है बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना, इसी तरह से बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में टॉर्क बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। लिहाजा जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का है
वही काम एंगुलर मोशन में किसका है? टॉर्क का है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज एनालोगस ऑफ फोर्स। सिमिलरली लीनियर मोशन में हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is equal to applied force. Similarly, in angular motion we can write rate of change of angular momentum is equal to applied torque. अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन से डिफरेंट एमसीक्यू आ सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एमसीक्यू इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम 6 जूल सेकंड से 4 जूल सेकंड तक चेंज हुआ इन 2 सेकंड्स, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? तो यहां से हम लोग टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं या उसकी मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एमसीक्यू हमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक डायग्राम गिवन हो, लेट्स से कि ये एक रॉड है और ये पॉइंट O पे पिवटेड है, ये पॉइंट P है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और ये फोर्स है F, और इसके दो एंगल्स गिवन है, एक एंगल थीटा गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और एक इसका एंगल अल्फा गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अब आपको अगर ये पूछा जाए कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टॉर्क हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, मोमेंटम ओपी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये दो एंगल्स की बात की जाएगी, थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा लेकिन अल्फा को डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज टॉर्क उसी वक्त मैक्सिमम होगा जब आर और एफ के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर मुझे इस फोर्स को 90 डिग्री तक लेके जाना है मोमेंटम के, तो उसके लिए मुझे थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा और अल्फा को डिक्रीज करना पड़ेगा।